अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आपका ये वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। जो प्लान किया होता है, जो रूटीन प्लान की होती है इबादत को लेकर और बाकी अपनी रूटीन वो बड़ी अच्छे से चल रही होगी। जो प्लान करते हैं उनकी रूटीन वाकई बेहतर चल रही होती है। अदरवाइज़ जो एक मसला हम देख रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन या गुस्सा या किसी बात पर रिएक्ट कर जाना और रमज़ान में उसमें बढ़ हमें जाता एक है। हाँ, और फिर सभी जो एक जुमला हमें सामने सुनने को मिलता है जी, वो रोज़े से है। हाय हाय ये जुमला तो, आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते चलते लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, गुजरते हुए आप ही, मतलब आप, मैं, हम सब यही बात करेंगे रोज़ा लग रहा है इसको जी। कोई किसी के साथ ऐसे बात कर रहा है जी रोज़ा लग रहा है जी, एहसान नहीं कर रहे आप रोज़ा रख के। मैं ऑनेस्टली बड़ी ओपनली ये बात कर रही हूँ। देखिए ये एक इबादत है, एक फ़र्ज़ इबादत है जो आपको सब्र, शुक्र, बर्दाश्त सिखाती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली सिर्फ भूखा प्यासा रहने से क्या होगा। खैर, कबूल करने वाली या ना कबूल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर बात करें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, और वो यही है कि आपके किसी एक्शन से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तो आपका रवैया भी हो सकता है, वो आपका कोई भी एक्शन हो सकता है। इसमें सादी सी बात यह है कि हम सबको, हम बजाय से हम कहेंगे अच्छा वो ऐसा करता है, हम बड़ी कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्रैक्टिस से इसको हम आम करें। किसी मामले पे अगर आपको महसूस हो कि आप रिएक्ट कर सकते हैं तो आपने फ़ौरन से अपने आप को ना काम डाउन करना है, कूल डाउन करना है, और सोचना है कि रोज़ा असल में नाम ही इस चीज़ का है कि हमें पेशेंस की तरफ लेकर जाए, हमें सब्र करें, हम बर्दाश्त करें। और बर्दाश्त करना क्या है, किसी गलत बात को भी बर्दाश्त करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। हम अक्सर बात करते हैं जी मैं तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अरे बर्दाश्त तो है ही, वो बात ही वही बर्दाश्त करने वाली हाँ। होती है कि आप बर्दाश्त कर जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हंसी खुशी तो आप हर किसी के हंसता खेलता माहौल है तो आप हंसी खुशी बात करेंगे। आपका पेशेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर टेस्ट ही तब होगा जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, उसमें आप कैसे एक्ट करते हैं। हाँ। वो आपका कैरेक्टर शो करता है। सो बड़े ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे अमल करें और इबादत करें, अपने बहन भाइयों के साथ आराम से बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी ना करें। मैंने अक्सर देखा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और अजीब हमारे रवैये बदल जाते हैं अपने घर के अंदर भी। मैं बाहर की तो बहुत दूर की बात कर रही हूँ कि ठीक है बाहर निकल के अलग बात, अक्सर लोग तो बाहर ही नहीं निकल रहे होते जी, रोज़ा रखा हुआ है। तो थोड़ा डाइट का ख्याल रखें ताकि आपको पूरा दिन रोज़ा जो है वो आप उससे परेशान ना हो, बल्कि आपके अंदर इतनी एनर्जी हो। एंजॉय करें, ये जो फ्लेवर ऑफ रमज़ान है ना, जो एसेंस ऑफ रमज़ान है, इसको एंजॉय करें, क्योंकि ज़रा साल में एक दफ़ा ही मेहमान आता है तो इसको एंजॉय करना है। एनीवेज़ जी, आज जो हमने बर्दाश्त की बात की, सब्र की बात की, टॉलरेंस, पेशेंस की बात की, हम आगे चलकर मुख्तलिफ मेहमानों से भी इस मौजू पर बात करेंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम बच्चों को भी यही तरबियत देते हैं, और हमेशा जब रोज़े के बारे में बताया जाता है तो हमें जो तरबियत दी गई थी और अब आगे बच्चों को जो हम पास ऑन करते हैं वो ये कि रमज़ान जो है ना वो सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है कि आपने बस बच्चों को ये सिखाना है कि आपने भूखा प्यासा रहना है, बल्कि किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेल्फ एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं। स्पेशली डोंट्स की जब हम बात करते हैं कि नहीं ये काम आप रोज़ा रख के नहीं कर सकते, तो ये किस तरह से हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और 30 डेज़ ये बहुत इनफ होते हैं जिसमें आप कोई भी हैबिट डेवलप करते हैं, तो ये 30 दिन जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर आप इस 30 दिनों में उसी तरीके से उस पर अमल करते हैं जिस तरीके से हमें वाकई रोज़ा कहा गया है कि आपने रोज़ा रखना है। अगर उन चीज़ों पर हम अमल करते हैं उसी नीयत के साथ भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा बात करेंगे कि बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरीके से की जा सकती है रमज़ान के महीने में, बच्चों को रमज़ान का असल मकसद किस तरह से समझाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों को हम सेल्फ कंट्रोल सिखा सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस वो अपना किस तरह से कर सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद हसनैन। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हसनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ख़ुद बताएं आपकी रमज़ान की रूटीन क्या होती है, किस तरीके से आप इस पूरे मंथ को ऑब्जर्व करते हैं?
वेल अगर मैं आपको अपने रमज़ान के महीने के बारे में बताऊं, मेरे लिए एक सेल्फ़ एनालिसिस का महीना होता है, जहाँ पर जो हैबिट्स मुझे बिल्ड करनी हैं उन पर मैं फ़ोकस करता हूँ, और जो हैबिट्स मुझे फ़ील होता है कि दे आर अननेसेसरी, या जो हैबिट्स मेरे लिए अच्छी नहीं हैं, उनको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर हम कुछ नया करते हैं, विच इज़ फास्टिंग, और उसी के साथ साथ मैं फ़ील करता हूँ दैट एवरी सिंगल रमज़ान मैं एक नई रूप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए स्टाइल के साथ निकलूँ फ्रॉम दैट मंथ। तो इस तरह ना हो कि जब महीना ख़त्म हो, आई एम नॉट अ विक्टिम ऑफ रमज़ान, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ रमज़ान, एंड आई एम एक्चुअली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ रमज़ान। तो मेरा तो रूटीन यही होता है कि काम, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को उसी तरह रखना है जैसे आउट ऑफ रमज़ान होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, लेकिन जो आपने अभी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा मैं उसको समझने के कॉन्टेक्स्ट में, विक्टिम या सर्वाइवर, ये क्या ये दुरुस्त अल्फाज हैं? रमज़ान से मुताल्लिक हम यूज़ कर सकते हैं? हमारे लोगों को अगर देखा जाए कि जिस तरह वो रमज़ान में होते हैं, सो दैट इज़ करेक्ट। रमज़ान इज़ अ वेरी अमेजिंग मंथ इन द सेंस के आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू रिलीजन, बिल्कुल आई एम सही। गोइंग टू बी सेइंग इन द सेंस ऑफ साइकोलॉजी, इन द सेंस ऑफ कितना वो हमें हमारी मेंटालिटी को चेंज करने में बिल्कुल सही। फ़ायदा देता है, कितना वो हमें हेल्थ के बेनिफिट्स देता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और वो लोग जो कि इस सारे के सारे महीने में आधा से ज़्यादा टाइम वो सो रहे होते हैं या वो खाना खा रहे होते हैं, आई कॉल दोज पीपल विक्टिम्स, क्योंकि एक इतनी ब्यूटीफुल और एक इतनी अमेजिंग और प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटी को वो ज़ाया कर रहे हैं दैट इट्स अनरिडीमेबल। और पूरा दिन कोई काम ना करना, सिर्फ ये कह के कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। कोई Exactly. आप सड़क पे जाते लड़ाई देखते हैं ना, आप खुद गुजर रहे होते हैं ना साथ, तो आप कहते हैं रोज़ा लग रहा है। अब रोज़ा कितनी एक बेहतरीन इबादत है, और कितनी एक, आपने जिस तरह बताया कि खूबसूरत एहसास हम अगर इसको कहें, लेकिन बाकी कुछ लोग होते हैं कि वो रोज़ा रखा हुआ होता है और वो बस ऐसे लग रहा होता है जैसे एहसान करे किसी दूसरे पे कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। एग्जैक्टली। और हमारा मेन इशू ये है कि हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि रोज़ा इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉट ईटिंग, इट्स वेरी विजिबल, और लगभग हर एक बंदे को ये उन्होंने सीखा है या सुना है कि रोज़ा इज़ ऑल्सो अबाउट योर वर्ड्स। आप जो अल्फाज बोल रहे हैं उस पर सोचना, उसको समझना। और आज भी मैं इसी पर बात करने जा रहा था अबाउट हाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप खाना नहीं खा रहे। जब आप रोज़े के अंदर, अक्सर जो बेनिफिट्स हैं रोज़े के वो कब मिलते हैं, साइकोलॉजिकल भी इसमें बड़ा फैक्टर आता है। हमारे लोग समझते हैं कि रोज़े का सिर्फ गट का बेनिफिट होगा या हेल्थ का बेनिफिट होगा, दैट इज़ अ बिग थिंग, बट रोज़े के जो मेंटल बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो प्री फ्रंटल कोर्टेक्स है वो स्ट्रेंथन होता है, मतलब आपका जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो आपका ब्रेन और जो कंट्रोल सेंटर है दिमाग का, वो स्ट्रेंथन होता है, और भी चीज़ें। बट देयर इज़ अ वेरी सिंपल फैक्टर कि वो नॉर्मल रोज़ों से नहीं, वो रोज़े विद मीनिंग, when you have a meaning for something you are able to become and you are able to overcome it. Yes. For example, आप खुद को वैसे ही भूखा रख रहे हैं, it has no meaning. अगर आप वही एग्रेशन शो कर रहे हैं, अगर आप वही इमोशन शो कर रहे हैं, इट हैज़ नो बेनिफिट। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का भी ये नहीं है कि आपको चाहिए कि आप अल्फाज पर भी कंट्रोल करें, इमोशंस पर भी, यहाँ तक कि साइंस भी कहता है दैट इफ़ यू आर फास्टिंग, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और साथ में आप अपने इमोशंस को, अपने अल्फाज को, अपनी मेंटालिटी को कंट्रोल करेंगे, आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे इट्स रिमार्केबल। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चों में थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ये कैसे आपको लगता है कि इनकलकेट की जा सकती है? बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं कि जनरली दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे आर नॉट थैंकफुल। एग्जैक्टली। इसके अंदर एक बड़ी बात ये आती है, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। मेरे फादर के पास हमेशा से गाड़ी रही है, बट मैं जब काफ़ी छोटा हुआ करता था, आई यूज्ड टू लिव इन पेशावर, मैं यहाँ पर इस्लामाबाद, आई यूज्ड टू कम इन अ लोकल कार एट 6 o'clock में, सर्दी के वक्त मैं आता था लोकल गाड़ी में। बड़ी सर्दी लगती थी, मुझे बड़ी नफ़रत होती थी, सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम भी नहीं होता था और मैं फिर भी आता था। माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि ये दिस इज़ अ बिल्डिंग प्रोसेस, ये जब आप आज इससे गुजरेंगे, टुमारो यू विल हैव अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, और आज मुझे उस चीज़ का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। साइंस इटसेल्फ सेज कि जिस बच्चे के अंदर रिस्ट्रिक्शन वो बच्चा खुद अपने अंदर डाल है, अ पर्सन हु रिस्ट्रिक्ट्स देमसेल्फ, जब आप रोज़ा रखते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है, यानी आपका जो, फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चे होते हैं वो अचानक से ब्लर्ट कर देते हैं, वो बस ब्लास्ट हो जाते हैं,
इस तरह प्रेशर कुकर ब्लास्ट होता है, वो बस गुस्सा आता है तो वो बस माँ बाप पर भी चिल्लाने लगते हैं, दोस्तों पर भी। ये क्यों होता है? उनकी इमोशनल रेगुलेशन वीक होती है। और साइंस कहता है कि जिन बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं, जिन बच्चों के ऊपर थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट डाली जाती है, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बच्चे की ज़िंदगी वैसे ही आप उन्हें तंग करते रहते हैं, नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। कंट्रोल डिस्कम्फर्ट, जब आप एक बच्चे को कंट्रोल डिस्कम्फर्ट में डालेंगे, दैट किड विल बी ग्रेटफुल, दैट किड विल सेल्फ रेगुलेट। ये बहुत अच्छा word use किया है। देखिए जब सब कुछ आपने बच्चे को प्लेट में रख के दे दिया ना, तो उसकी उसको कदर कैसे है? या वो तो एग्जैक्टली, उसने देखा, वो उसका कंफर्ट जोन है, वो उसी में पला बड़ा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपने बच्चों को कंफर्ट ना दे, जरूर दें, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें, अगर उसको कोई टॉय पसंद आता है तो ठीक है, 3 टॉयज में से एक आप दिला दें, 2 के लिए उसको स्ट्रगल करने दें। उसको मनी बॉक्स ला के दें, उसको कहें अच्छा ये इतने का है, आपने अपनी पॉकेट मनी जमा करनी है, इसमें से इतने % आप डालें, इतने हम डालें। अब वो टॉय जो पेरेंट्स ने खुद खरीद के दे दिया, उसकी कदर उतनी नहीं होगी बजाय उस टॉय के जो कि बच्चे ने अपना 50% ऐड करके दिया, चले उसमें 10% बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को इतने कंफर्ट का आदी मत कर दें कि बच्चों को स्ट्रगल का पता ही ना हो, चीज़ों की कदर ही ना हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसमें एक बेहतरीन बात यह है कि जिन बच्चों को छोटी उम्र से, इस्लाम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो आपको छोटी उम्र से इट नरिशेस यू इनटू बीइंग अ वेरी अमेजिंग पर्सन। बाकी रिलीजन्स में फास्टिंग है, बट इट्स नॉट द सेम टाइप ऑफ फास्टिंग एज आर रिलीजन्स। और साइंस कहता है व्हेन यू हैव चिल्ड्रन दैट आर रिस्ट्रिक्टेड, वो बच्चे जब बड़े होते हैं 40% दे आर फास्टर, दे आर स्मार्टर एंड दे आर मोर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स। और उसी वजह से दे आर 40% मोर सक्सेसफुल देन अदर पीपल। वेरी ट्रू। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो कि बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होते हैं, दे आर्न फ्रॉम वेरी रिच और वेरी कंफर्टेबल बैकग्राउंड्स। हो सकता है रिच हों, कंफर्टेबल बैकग्राउंड से नहीं होंगे। अक्सर माँ बाप से झगड़ा करके उन्होंने इस फील्ड को चूज़ किया होगा, अक्सर उन्होंने जो है फैमिली से अलग हो के चूज़ किया होगा। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल। क्योंकि जब आप डिसकम्फर्ट में होते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अचीव करूं, आई डू समथिंग न्यू। और उसी चाहत की वजह से these children are able to regulate more, these children are able to control their emotions better। और साथ ही साथ वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं इमोशनली। IQ पर सब लोग फोकस करते हैं, EQ पर कोई फोकस नहीं करता। इमोशनल क्वेश्चन पे बात नहीं होगी। एग्जैक्टली। और रमज़ान इज़ एन अमेजिंग मंथ। ये जो रमज़ान का महीना है, ये बेहतरीन महीना है फॉर बिल्डिंग योर EQ। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप बड़ा प्यारा आपने वो टर्म यूज़ किया ना, कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट, और ये बड़ा इस पर हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इसको। ये बड़े समझने की ज़रूरत है जनरली भी, जैसा सबीन आपने भी ऐड किया। जितना भी आपके पास फाइनेंशियल चीज़ें हों, तब भी ये बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा ना एक कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट, मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा आपने इसको एलेबरेट भी किया कि ज़रूरी है। थोड़ा सा बताएं कि इसी कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट को एलेबरेट करते हुए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जनरली भी थ्रू आउट योर अपब्रिंगिंग, जब तक एक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, ये कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट ज़रूरी है। ये ज़रूरी है थ्रू आउट लाइफ। इट्स नॉट समथिंग कि आज मैं बड़ा हो गया, आई एम 20, इट्स ओवर, अब मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। बट ये है कि व्हेन यू आर अंडर 18, माँ बाप आपको उससे गुजारेंगे। That's the job of parents. But when you're over 18, it's on you कि आप खुद को वो डिस्कम्फर्ट दे। What is exercise? किसका दिल चाहता है? बल्कि सर्दियों में तो मैं हालांकि I'm a big fanatic for exercise, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। वो वार्म अप, वो सारी एक्सरसाइज वार्म अप ही लगती है, लगता है कि बस मैं सिर्फ वार्म अप ही करे जा रहा हूँ, क्योंकि वजूद गर्म नहीं होता, वजूद से you aren't able to do। What is exercise? कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट। जब आप उससे गुजरते हैं एंड व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर कि मैं फिट हूँ, तो बंदा खुश होता है। क्यों? जब आप सारे के सारे दिन आप बैठे हो, खाने खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मज़ा नहीं आता। एंड देन ट्रैवल इसमें ट्रैवल भी आता है, जिस तरह से आप बिल्कुल किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर उस तरह का कंफर्टेबल माहौल ना हो। उस प्रोसेस से भी गुजरना बहुत ज़रूरत है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अच्छा कमाते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक अच्छा होटल, सब कुछ आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट स्टिल जब आप चूज करते हैं कि आप एडवेंचर की तरफ जाएंगे, सो देन ऑब्वियसली वहाँ से आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये 18 प्लस के बाद की हम बात करें कि 18 प्लस के बाद जो आप कंट्रोल डिस्कम्फर्ट की हम बात करें, वो ये उससे आप सीख बहुत कुछ सकते हैं। बिल्कुल। एंड इन चिल्ड्रन आई वुड स्पेशली से
फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, इफ़ ही इज़ अंडर 7, इफ़ ही इज़ अंडर 10, इफ़ ही इज़ अंडर 14, डिफरेंट लेवल्स। अंडर 7 है, मत करें, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट बिल्ड करें। यू नो, बच्चे अक्सर खुश होते हैं व्हेन यू ट्राई टू इंक्लूड देम इन थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को, ये उनकी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज बन जाती हैं। सो ज़रूरी नहीं है दैट यू ट्राई टू इम्पोज इट ऑन देम, इंस्टेड आप उनको कंफर्ट फुल दें, बट उनको साथ ही साथ कहें कि क्यों ना हम बजाय इसके कि हम घर में वीडियो देखें या फ़ोन देखें, जिस पर हमने उस दिन भी बात की, क्यों ना हम बाहर जाएं, हम लोग पहाड़ों में घूमें, हम लोग फॉर एग्जांपल मार्गला हिल्स, जब से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, अब लाइक वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, कम से कम मैं एक दफ़ा तो जाता हूँ मार्गला हिल्स, बिकॉज इट्स एन एडवेंचर फॉर मी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, जहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी से दूर, आई एम आउट इन दी ओपन। सेम आप अपने बच्चों के साथ करें, और ये जब 7 से फिर लेकर 10 तक आप थोड़ा सा कोशिश करें इंडोक्ट्रिनेट, ये जो हम लोग कहते हैं कि मीडिया वाले ये इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, तो वो माँ बाप भी इंडोक्ट्रिनेट करें बच्चों के अंदर कि बेटा ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये होगा तो ऐसे, वो करें। बच्चा नहीं समझता, आज उसे लगेगा दैट यू आर जस्ट सेइंग, बट वो चीज़ें एज आई सेड इन द प्रीवियस एपिसोड, वो इम्प्रिंट होगी, वो सबकॉन्शियस में रहेंगी। एंड व्हेन दैट चाइल्ड इज आउट ऑफ हिज एज, व्हेन ही इज आउट ऑफ हिज मेजर ऑफ टीन्स, यू नो, प्यूबर्टी एज से आगे 14, 16, आप कोशिश करें टू ट्राई टू इम्पोज इट ऑन हिम। आप उसे कहें कि इट्स नाउ इम्पॉर्टेंट दैट यू फुली कमिट टू दिस, और साथ ही साथ नॉट जस्ट रमज़ान एज इन कि मैं खाना नहीं खा रहा, रमज़ान सिर्फ ये नहीं है कि खाना नहीं खाना, रमज़ान में ये भी है कि आप माँ बाप की मदद करो, कनेक्ट करो, आप सीखो, आप नया स्केड्यूल। हमारे माँ बाप खुद अपने बच्चों को इस बात से बिगाड़ रहे होते हैं कि माँ बाप जब खुद आधे के आधे दिन तक सो रहे होते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा। वेरी ट्रू। अगर माँ बाप खुद वक्त पर उठेंगे, ऐसा स्केड्यूल, हमारा मसला ये है कि हम जब एक दिन आता है कोई फॉर एग्जांपल हॉलीडे, हम सारा स्केड्यूल उस दिन पर ख़राब कर देते हैं जानबूझ के। फॉर एग्जांपल कल छुट्टी है, बच्चे भी कहते हैं, माँ बाप भी कहते हैं, रात लेट सोना है, सुबह लेट उठना है, देर से खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे। अच्छा, वो एक दिन से देखिए आप नेक्स्ट डे भी डिस्टर्ब, आप पूरा हफ्ता स्पेशली आपका मंडे जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो मंडे पूरा दिन आपका डिस्टर्ब हो गया। और वो साथ ही साथ यूर स्लीपी, यूर फीलिंग, यू नो, लाउजी, यूर फीलिंग क्लमजी, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी इट्स नॉट यूज्ड टू दैट। रमज़ान व्हाई इट्स, यू नो, द बेस्ट कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट, जिस तरह मैंने कहा, too much discomfort, body is not used to it, it does not adapt. Too less discomfort and you're too much in comfort, नहीं हो पाएगा। When you're too much in comfort, your body will want more, और आप clumsy होंगे, आप lazy feel करेंगे, आप slack off करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो that is also a problem. रमज़ान, fasting, this is perfect, क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स क्यों सबसे बेस्ट क्रिएचर्स हैं, अशरफुल मखलूक़ात क्यों? नॉट बिकॉज कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, एक हाथी आपको एक ही पाँव के साथ कुचल देगा, ना कि ये कि हम सबसे तेज़ हैं, चीता ज़्यादा तेज़ है हमसे। दो चीज़ें, हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और हम अडेप्ट करते हैं। हमारी बॉडी, हमारी नेचर, हम इवॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं इन रियल टाइम भी, कॉन्शियसली भी, और सबकॉन्शियसली बॉडी खुद भी अडेप्ट करती है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एंड दैट इज़ व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कंट्रोल डिस्कम्फर्ट को रखें अपने स्केड्यूल में। ऐसे ही है। अपना पहला रोज़ा याद है? जी बिल्कुल, मुझे याद है, और मुझे अभी भी याद है कि मेरे माँ बाप कह रहे थे ना करो ना करो, और मैं बड़ा इंथुजियास्टिक था कि करूँगा, पर जैसे ये 5 दिन गुजरे, मैंने कहा मैंने नहीं करना, मुझे नहीं करना। बट आई वाज अराउंड 7 एट द टाइम, तो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज़ होती हैं, बड़ी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं। मुझे अभी भी याद आता है कि जब वो इफ्तार का वक्त होता है या सहरी का वक्त होता है, हालांकि फॉर एग्जांपल नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, बट वो बंदा कहता है नहीं मैंने उठना है, नहीं मैंने उठना है, और वो फिर जब यूज्ड टू हो जाता है बंदा, देन इट्स इजी। और घर वाले जब ना उठाएं सहरी में, तो फिर अक्सर मुझे तो याद है कि भूखे पेट रोज़ा रख लेते थे जिद से, सुबह उठ के लड़ते भी है ना, हाँ, कि क्यों नहीं जगाया हमें, और फिर भूखे पेट रोजे वो भी रखे होंगे। भूखे पेट रोजे भी हमने रखे थे, 1-2 रखे हैं,
फिर जब थोड़ा सा फील हुआ कि ये मेरे बस का काम नहीं फिर है, आपने कहा उठ फिर के मैंने खा ही कहा लेंगे। जब अलार्म लगा वक्त लें। आएगा, अभी इतना उतावला नहीं हो ना, जब वक्त आ जाएगा फिर मैं इसे सही से करूँगा। ये जरूर, लेकिन हाँ देखिए हैबिट डेवलप हो रही होती है, जैसे हमने खुद कहा ना 7 साल की उम्र में, तो आप स्टार्ट करते हैं, 1-2 रोजे रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। असल बात तो वही है ना कि आपने सिर्फ भूखा प्यासा रहना या बॉडी को वो आदत तो नहीं डालनी, आपने तो उसको समझना है पहले, उसका एसेंस क्या है रमज़ान का, रोज़े का, और फिर आप उसको लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे होते हैं। बाय द यू ग्रो अप, तो फिर आप उसको प्रॉपर्ली लेकर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। रोज़ा और सेहत, आज इस मौजू पे बात करते हैं, कैसे रोज़ा हमें सेहत की तरफ लेकर जाता है, कैसे हमें बीमारियों से बचाता है, और अगर कोई बीमारी हो तो कैसे हम उसको रिवर्स कर रहे होते हैं रोज़े में नेचुरली अपनी रूटीन से, जो हमारे एक फास्टिंग की रूटीन होती है उससे। आज इस मौजू में हम गुफ्तगू भी करनी है, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं मारिया खान। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक आप सबको। बहुत शुक्रिया। और रमज़ान का महीना एक इंतहाई ब्लेसिंग्स तो हैं ही हैं, मगर साइंटिफिक इसका पर्पस देखेंगे, साइंटिफिक साइड देखते हैं तो Yes. साइंटिफिकली अगर साइंस की हम बात करें तो ये मुतरादिफ है बिल्कुल उसके इंटरमिटेंट फास्टिंग के। इंटरमिटेंट फास्टिंग साइंस की इजाद है, जिसमें इसका इजाद हुआ था सारी क्रॉनिक डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हाइपरटेंशन है, तो ये एक बड़ा अच्छा पीरियड है जहाँ पे अपनी बॉडी को हम क्लेंस कर सकते हैं। मेरे पास स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट्स हैं जो अपने कैंसर को स्टेज 0 पे ला चुके हैं ऑटोफेजी के कॉन्सेप्ट से। सो ऑटोफेजी मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग में आया था। ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हुई थी, लोग इसे आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चल रहा है 8 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उसको मिसयूज़ एंड अब्यूज़ किया जा रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रोटोकॉल 21 दिन का प्रोटोकॉल है 365 दिनों में। साइंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास रमज़ान आ रहा है, ये प्रोसेस इसमें ही होता है कि ये जो हमारा रमज़ान का जो आवर्स हैं, जैसे 16 to 18 आवर्स की फास्टिंग विंडो है और एक नॉन फास्टिंग विंडो है, जब हम इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ वाले सेल होते हैं जो हमें डाउन कर रहे हैं, जो ख़ुसूसी तौर पे इवन कैंसर सेल्स भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते रहते हैं। और अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, तो हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे कैंसर सेल्स तक को भी ख़त्म कर देंगे। ओके। सो बड़ा ज़बरदस्त महीना हमारे पास आया हुआ है और मैं आप सबको अर्ज करती हूँ कि इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम अगर रमज़ान का, एक तो ये साइंटिफिक एसेंस हो गया, मगर इसका अगर स्पिरिचुअल और रूहानी और अल्लाह ने क्यों फ़र्ज़ किए तो वो भी हम देखें तो थोड़ा सा अपने आप को क्लेंस करने के लिए आया था, मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आया था। अगर हम कहना कि हुक्म है, फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ के ऊपर भी मेटाबॉलिक हेल्थ इम्प्रूव करनी है, साइंस इसको वेरीफाई करती है। दूसरा स्पिरिचुअल क्लेंस भी है। अगर मुझे कोई क्रेविंग्स होती हैं और उन क्रेविंग्स को, एक तो होता है पूरी ज़िंदगी हम अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि बस अब इस चीज़ की क्रेविंग है और इस चीज़ की क्रेविंग और सेटिस्फाई करते हैं। होती है कुछ लोगों को ना, अचानक से ब्राउनी की क्रेविंग हो गई, कभी कभी तो चलता है ना, कभी कभी सहरी में पराठे खा लिए, राइट। और ये पूरा साल चलता है, 365 दिन, हर साल सेम स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट पे ओवर। अच्छा, डेली सहरी में पराठा खाया जा सकता है? डिपेंड करता है, उसकी तरफ हम आते हैं कि खुसूसी तौर पे क्या किया जा सकता है। थोड़ा मैं चाह रही हूँ हम जरा रूटीन पे आएं कि प्रैक्टिकली लोग क्या कुछ कर सकते हैं, तो उस लिहाज से डाइट प्लान एंड ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स के पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली। सो हम पहले बड़ी बड़ी मोटी चीज़ें जो हमने जो नहीं करनी, हाँ। अगर हम सिंपल एक वो लगा लेना कि कोई भी चीज़ है आप उसे इस माइक्रोस्कोप से गुजारें कि जितनी भी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हमने वो छोड़ देनी है। सो ये लाल पीले जो मशरूब हैं उनको आपने ऐड नहीं करना। हर शेक बनाते हुए खजूर बीच में ग्राइंड करें, मीठा आपको मिल जाएगा। शेक बनाना चाह रहे हैं, टेस्ट भी ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत बेहतर। आप खजूर मिलाएं अपने शेक में और आप देखें उसका टेस्ट कितना इनहेंस होता है। आपने चाय पीनी है ना, चाय में चीनी ना डालें, आप साथ खजूर का एक वो छोटे छोटे बाइट लें और पिए। ऐसी चाय आप जिंदगी में, चाय के जितने शौकीन लोग हैं ना आपसे नाराज हो रहे हैं इस बात पे, चीनी वो ना कहते हैं हमें चाय तो वो ही चाय चाहिए ढाबी वाले जो चीनी क्या चीनी कार के अंदर चीनी ठोक के नहीं
पत्ती कुछ ना, ठोक पत्ती के ठोक के चीनी रोक के क्या, चीनी रोक के आई तो डोंट नो, नहीं पता नहीं हाँ, क्या, anyhow, समथिंग लाइक whatsoever, दैट। हाँ, मगर अगर आप नहीं, चीनी पत्ती ठोक के यस दोनों ही। पता नहीं। दोनों ऐसा ही चल रहा होता है। तो अगर आप खजूर का इस्तेमाल करें, खजूर के साथ आप 1-2 खजूर के साथ इतनी ज़बरदस्त चाय आपकी हो और जाएगी। उसके बाद टेस्ट डेवलप करने की बात है सर। टेस्ट डेवलप करने की बात है तो आप चीनी छोड़ दें, लाल पीले मशरूबात छोड़ दें, सोडाज छोड़ दें। इट्स ऑल एक दिन अबाउट आप कहेंगे कैंसर जीना छोड़ तक। दो। अगर आपने कैंसर रिवर्स करना, हम बात करें आप कहते जीना छोड़ दो, छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा जिन्हें क्रेविंग होती है चीनी को लेके, वो तो ये समझेंगे ना। एब्सोल्युटली। मगर हम बीमारी रिवर्स करने की बात करें, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास लिटरली जो लोग आ भी रहे होते हैं, देयर आर डॉक्टर्स जो बिलीव करते हैं कि हाँ मारिया, ये आप सही कह रहे हैं कि कैंसर रिवर्स हो सकता है, Okay. बट टेल मी हाउ। और जब आप उन्हें बताते हैं, दे गो लाइक यस, ऐसे हो सकता है। मगर उस एक कैंसर स्टेज 4 का पेशेंट भी कह रहा होता है, नहीं मारिया, मतलब कभी कभी तो चलेगा भाई साहब, आप कभी कभी चला के आपका कैंसर 4 स्टेज पे चले गए हैं, डॉक्टर्स ने आपको जवाब दिया हुआ है। हाँ, हम डिजीज रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। इस 30 डेज को Yes. पिछले रमजानों में आपने जो भी किया कर लिया ना, तो अब करें। अब अगर आप करें डिजीज रिवर्स करने के लिए, मीठा छोड़ दें, बहुत ज्यादा तली हुई चीजों को का इस्तेमाल छोड़ दें, बल्कि अगर मसाले मीठे पे ही छोड़ रहे हैं दें। मारिया, तो चूंकि हम देखते हैं क्योंकि कैंसर की बात इस वक्त हो रही है, आपने खुद का स्टडीज भी ज़ाहिर है इस पे हैं, ऑटोफेजी और जिस तरह से कैंसर को रिवर्स करने की सारी बात, ऑल टाइप ऑफ कैंसर, आई मस्ट से दैट। Yes. चूंकि हमने देखा भी है मारिया कि स्पेशली जिनको कैंसर होता है या जो रिस्क पे होते हैं उसके, अगर के पहले हुआ था, नाउ दे कैंसर फ्री और दोबारा ना हो जाए, Yes. वो ज़िंदगी से चीनी को निकाल देते हैं, वो मीठे को निकाल देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कैंसर सेल्स की खुराक शुगर है। Yes. सो आप देखेंगे जनरली अगर आपने अपनी हेल्थ को मुतासर होने से बचाना है तो आप चीनी निकाल दें। निकाल दें, क्योंकि दिस इज लाइक रेमनेंट है। लंग्स कैंसर बहुत आम है ख़वातीन में, ब्रेस्ट कैंसर उसकी शरह लंग्स कैंसर से भी ऊपर चली गई है। सो चीनी हटा दी हमने, तली हुई चीज़, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, ये अफ्तार का वक्त ना हमारे बिल्कुल नाश्ते के वक्त के मुतरादिफ है। क्योंकि खाली पेट है। खाली पेट, एग्जैक्टली। तो वो कोई 16 घंटे होंगे, 18 घंटे होंगे, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ होगा। उसके बाद फौरी तौर पे खजूर से एक फ्रूट के साथ आप Yes. अफ्तार करें, नमाज पढ़ें और उसके बाद आप अपना हेल्दी खाना खाएं। आप जितने उसमें समोसे पकोड़े, आपको पता है समोसे 2-3 समोसे पकोड़े, आपने एक कचौरी, दिस इज 1500 से 2000 कैलोरीज वन टाइम पे आप ले रहे हैं ये। यस। और जितनी और तली सो हुई जाना फिर आपने। जितनी तली हुई चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ की कैलोरी बढ़ जाएगी। इतनी ही फ्राइड चीज़ है, कोई भी चीज़ आप ले लें, और फ्राइड अनहेल्दी कैलोरी भी है ना। एब्सोल्युटली। कोई भी चीज़ आप खाना चाहते हैं, ये फ्राइड है और ये नॉट फ्राइड है, दिस विल बी लाइक, अगर ये 100 कैलोरीज हैं तो ये 700 कैलोरीज पे चला जाएगा। इतना फ़र्क आ इतना जाएगा। फ़र्क है। तो जब हम कहते हैं कि आप चाह रहे हैं ना कि मैंने वेट लॉस और फैट लॉस भी करना है, तो कैलोरीज काउंट अगर कर रहे हैं तो बड़ा आसान तरीका है। कैलोरी काउंटिंग के साइकोज़म में ना फंसें, इस साइकोज़म में लाजमी फंसें कि हाँ ठीक है, जितना तला हुआ नहीं होगा ना, मेरी कैलोरीज और आप ऑटोमेटिकली जितना खत्म हो अच्छी डाइट की जाएंगी। तरफ जाते हैं, आप कैलोरी डेफिसिट में ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना शुगर होती है, ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई Unsaturated रिफाइंड fat नहीं होता। एग्जैक्टली। तो Absolutely. आप ऑटोमेटिकली आप कैलोरी डेफिसिट में ही फॉल अच्छा, और करना शुरू कैलोरी कर डेफिसिट अगर नहीं भी किसी ने करना, कोई अपना वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, उसे नहीं चाहिए कैलोरी डेफिसिट। उसे पता है कि अगर मेरा कैलोरी डेफिसिट नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। हाँ, what he or she is consuming should be healthy. शुड बी हेल्दी ऑलवेज, क्योंकि एक चीज है, अच्छा एज रिवर्सल तो सबको चाहिए ना, आजकल तो वाकई सबको चाहिए। सबको चाहिए ना, हमें एंटी एजिंग तो सबको चाहिए, बिल्कुल कोई भी चाहिए। नहीं चाहता वी वांट टू लुक 20 इयर्स यंगर, ऑल ऑफ अस। Yes. तो 20 इयर्स यंगर की जो डाइट है वो सारी हेल्दी डाइट है। अगर आपका सेल अंदर से हेल्दी, नरिश्ड, रिप्लेनिश नहीं होगा, फ्लडेड विद न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, तो वो कैसे निखरेगा? नहीं निखर सकता। आप उसे, अक्सर ऐसा होता है ना, आप उसे मेकअप से भी नहीं छुपा सकते, और मेकअप एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। तो प्लीज़ इसको अपनी इस महीने को मैं सबको अर्ज करना चाहती हूँ कि इसको आप स्ट्रेटिजिकली इस्तेमाल करें। Yes. इसका एक स्पिरिचुअल क्लेंस भी है कि मुझे ये देखें, हमने ड्रग की बात की, शुगर एक ड्रग है, काइंड ऑफ एक नशा है। कोई लत जब लगी होती है हमें, वो बार बार, कोई किसी ड्रग की भी, सिगरेट से लेके इंजेक्शन तक की भी, वो आपको बार बार क्रेविंग कर रही होती है। उसका काम ही है आपको फ़ौरन हिट देना Yes. और फ़ौरन क्रैश करना। एंड जब हम क्रैश होते हैं तो तभी जाके हमें होता है कि ओके अब दोबारा हिट चाहिए, मुझे ड्रग की हिट चाहिए, दोबारा हम जाते हैं हिट लेते हैं। इस साइकिल को ब्रेक करना है, और रमज़ान से अच्छा टाइम हमारे पास नहीं है। एक तो रूहानी टाइम भी है जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं अल्लाह बेशक, से, बेशक। और
मेटाबॉलिक क्लेंस का बेहतरीन टाइम है। आपके पास आपकी जितनी भी ख़तरनाक मुहल्लक बीमारियां हैं, आप उन सबको रिवर्स कर सकते हैं अगर इस तरीके से आप लेके चलेंगे। पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। इसमें पानी हम देख रहे हैं 2 लीटर पानी लाजमी पिएं। लाल पीले मशरूबात से इज्तनाब करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कैंसर के अलावा जो आपने इससे पहले बात की ना कि इवन ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग, आप सब डायबिटीज़ पे आ जाते हैं। वो तमाम लोग, क्योंकि हम देखते हैं डायबिटीज़ अगेन वेरी कॉमन है पाकिस्तान में, इसके फास्टिंग के साथ हमारी डायबिटीज़ मैनेजमेंट कितनी अच्छी हो जाती है? डिपेंड करता है ना आप किस स्टेज पर हैं। अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मली अब रमज़ान के अलावा भी ये जितने भी सारे शुगर पेशेंट्स हैं, सिंपल सी बात है, जितना आप रियल ऑर्गेनिक, अब अभी जो हमारा फूड चार्ट भी जो चेंज हुआ है उसका मेन सबसे टैगलाइन है ईट रियल फूड। दैट्स द टैगलाइन, ईट रियल फूड। प्रोसेस फूड को उन्होंने भी मना कर दिया कि ईट रियल फूड। और जितना आप रियल फूड करेंगे, जब डायबिटीज़ की बात हो रही है, एक अजीब सी कॉन्सेप्ट है कि नहीं फ्रूट से ना मेरा डायबिटीज़ बढ़ जाएगा। ओके, और आप इसी पेशेंट से पूछें तो ठीक है, आपने फ्रूट बिल्कुल छोड़ दिया, तो आपको जब मीठे की क्रेविंग होती है, हर एक को होती है, बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से कोई एक डायबिटीज़ में तो होती है। तो आप क्या करते हैं, तो आपको आगे से डायबिटीज़ का पेशेंट अगर कहता है कि हाँ मैं कुकी खा लेता हूँ, या मैं वो बिस्किट खा लेता हूँ, या मैं केक खा लेती हूँ, तो मतलब कैसे, आपने तो ड्रग दोबारा अपना ऐड कर दिया। सो लिमिटेड अमाउंट में आप फ्रूट का एडिशन करें। देन ऑब्वियसली हर एक की कंडीशन बहुत डिफरेंट होती है। कुछ लोग कोई फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। एंड ऑब्वियसली जो आपका एक्सपर्ट डॉक्टर है वो इस पे राय कोई कायम कर सकता है, या वो इस पे कोई आपको जनरली अगर आप ऑर्गेनिक चीजें कंज्यूम करें तो इट्स हेल्दी करें, उसमें भी ऑब्वियसली एक कुछ चीज़ें मना होती हैं डायबिटिक पेशेंट को, कंसिडरिंग उनकी कंडीशन क्या होती है, उस कभी से आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। वो डॉक्टर बताएगा आपको, मगर अक्सर अगर डॉक्टर ने आपको बिल्कुल मना कर दिया तो प्लीज़ इस डॉक्टर को आपको रेकमेंड मैं करती हूँ चेंज करें। क्योंकि अगर उसने आपको कहा है कि आप कोई फ्रूट नहीं खा सकते और जाके जब मीठे की क्रेविंग और वो आपको कहता है कुकी खा लो ना, नहीं, वो डॉक्टर चेंज करें। डॉक्टर उसने अगर सेब बंद किया आपको और केला बंद कर दिया, अल्लाह का बनाया हुआ, और उसने आपको बिस्किट अलाउ कर दिया, तो आई एम सो सॉरी, डॉक्टर सही नहीं। सही बात है, डॉक्टर सही नहीं है इस सिनेरियो में, नो डाउट। तो नेचुरल, और फिर इस ये भी नहीं कि अब मुझे अगर मैंने बोल दिया एप्पल, तो आप दिन में 3, 4, 7, 10 पीसेस ऑफ फ्रूट आप खाएं, ऐसे भी ना करें। तो फ्रूट है, वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, दालें भी ऐड करनी है, रोटी भी ऐड करनी है। पराठा हमारी कौम का एक मशहूर फेवरेट एवरग्रीन सहरी में चीज़ हमें है। पराठा चाहिए जी। सो जितना आप अगेन ऑयल को कम करेंगे उतना बेहतर होगा। अगर आप फिर भी बनाना चाहते हैं तो आप बना के उस वक्त खा लें, बट हमेशा याद रखें जितना आप ऑयल ऐड करते हैं उतना हर चीज़ की कैलोरी बढ़ जाती है। तो अराउंड 2 खुश्क रोटियां इज़ 250 कैलोरी, एक पराठा इज़ 500 कैलोरी। फैसला आपने खुद करना है, या तो आप खुद 2 खुश्क रोटियां खा लें या एक पराठा, मतलब आप खुद करेंगे कि ये आप देख लें। अच्छा, और देसी घी में ठीक होता है अगर थोड़ा उसको अमाउंट यूज़ की जाए? 5 हेल्दी ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, बाहर के मुल्कों में अवाकाडो ऑयल भी मिलता है। सो ये सब हेल्दी हैं, मगर इन सब की भी मिकदार पूरे दिन में, अगर एक हेल्दी इंसान को कितना तेल चाहिए, तो 1-1.5 टेबल स्पून के अंदर सुबह से लेकर रात तक मेरे खाने बनने चाहिए। ओके, टेबल स्पून चावल जिससे खाते हैं, तो भले वो हेल्दी भी है, अगर वो 1 टेबल स्पून है तो उस 1 टेबल स्पून में भी अराउंड 200 कैलोरीज हैं। तो अगर मैं अपना खाना बना रही हूँ, लेट्स से मैं सालन बना रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे सब्जी गोश्त है बड़ी सी प्लेट, अगर मैं उसे स्टीम में बनाती हूँ वो 200 कैलोरी है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे कढ़ाई चाहिए अपनी देसी स्टाइल, राइट, तो वो 200 कैलोरी सब्जी गोश्त हो गया। मैंने 1 टेबल स्पून उसको लेट्स से किसी भी ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी में बनाया, कैलोरीज कितनी हो गई? 200 प्लस 200 400 हो गई। जब मैं उसे 2 टेबल स्पून में बना रही हूँ तो कैलोरीज कितनी हो गई? 400, ये 200 200 200 600। जब मैं 3 टेबल स्पून में बनाऊंगी तो ये 800, और जब मैं इसे 4 टेबल स्पून में बनाऊंगी तो ये 1000 कैलोरी का मैंने एक पर्सन का थोड़े आपके छोटे-छोटे डिसीजंस है जो कि एक्चुअली इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। तो और मसला ये है कि हम 4 टेबल स्पून से नहीं बनाते, हम यूं करके डालते हैं। तरी भी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरे एक इस फैसले ने, सब्जी गोश्त में मसला नहीं है, सब्जी गोश्त की कढ़ाई हांडी बनाने में भी मसला नहीं है, मेरे ये 4 चम्मच ने उसे
वो जो 400 कैलोरी की चीज़ होनी थी मैंने उसे 1000 और कैलोरी उसके बाद हम आराम से कहते हैं हम तो घर का बना हुआ खाना खाते हैं। यस, तो वो मैंने उसे 1000 कैलोरी में अम्मी के पहुंचा हाथ का दिया। बना हुआ बाज़ों का खाना तो हो सकता है Yes. बाहर का खाना घर के खाने से बहुत बेहतर हो, जिस वक्त हो सकता है वो कम ऑयल में बना सही हुआ बात हो। है। बना हो। हाँ आपने कम ऑयल स्टीम्ड में बना। मंगवाया हो। हाँ सो आप तो इन्वेस्ट करें। ये अक्सर लोग फिर कहते हैं ना ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी महंगा है। आप इतना डब्बा खरीदें, अगर आप 4-5 लोग हैं ना घर में, इतना डब्बा आपका कंजूसी से इस्तेमाल करें, 2-3 महीने चलना चाहिए। आपने तेल पे कंजूसी करनी है। हमारे यहाँ तो जी अगर 4 लोगों की फैमिली है तो वो 5 लीटर ऑयल 2 बार आता है। ओए होए होए। एग्जैक्टली ना, और वो आप हर बार कैलोरीज बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इस सिचुएशन को आप इस्तेमाल करके जब लेके चलेंगे, आपकी डिजीज़ रिवर्स होंगी, आपकी एंटी एजिंग होगी, आप यंग से यंग होते जाएंगे। अक्सर अभी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग अपने 10 ईयर की जो है ना हाँ, तस्वीर 2016 लगा, के trend चल रहा 2016 एंड 2026 का कंपैरिजन लगा रहे हैं। मैंने अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें निकाली, आई वाज शॉक्ड। मैंने उन लोगों को दिखाया कि आपको क्या लगता है कितनी पुरानी होंगी। कोई कहता है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, वाओ। साल तक कोई नहीं गया। एंड आई एम शॉक्ड लुकिंग एट दोज पिक्चर्स। और वजह क्या है कि आई वाज लाइक इट्स जस्ट 10 साल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, आया ही नहीं, लग ही नहीं रहा वाओ। आपकी लुक में, ओवरऑल बॉडी से। तो ये होगा जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल करेंगे, आपको नेचुरली ही आपकी आपकी स्किन age एज रुक नहीं जाएगी। होगी, आपकी एज भी रुक जाएगी, आपकी स्किन एज नहीं होगी, आपकी एनर्जी भी कम नहीं होगी। एक और चीज़ है, आपका एनर्जी का जो एक लेवल है ना, लोग वक्त के साथ, उम्र के साथ डाउन होते जाते हैं, स्लो होते जाते हैं, तंग हो जाते हैं, मगर आपका जज्बा इंटैक्ट रहेगा। एब्सोल्युटली। देखिए सादी सी बात ये ना कि एज को तो आप नहीं रोक सकते, वो तो होनी ही होनी है। व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसकी भी हम बात कर रहे थे, और कैसे रमज़ान में फास्टिंग से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। दैट इज समथिंग जिसको हम डिस्कस करते हैं। मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू। वी रियली विश एंड होप कि इन चीज़ों पर हम अमल दरामद कर सकें। अगर हम सिर्फ 2 बातों को आज सोच लें, एक घर से अपने वाइट शुगर को निकालना है, और दूसरा जो ऑयल आ रहा है, तो वो ऑयल इस्तेमाल करें जो कि हेल्दी है, दूसरा उसकी क्वांटिटी। पहले क्वालिटी एंड देन क्वांटिटी। ये नहीं कि 4 चमचों में पराठे ना बनाए, अल्लाह का वास्ता। पता नहीं खाया कैसे जाता है, वो इतना हैवी होता है, समझ नहीं आती लोग जाता है, कैसे लेकिन ना खाते खाएं हैं। तो बेहतर है। लेट्स टेक अ ब्रेक, we'll be right back. This is Rising Pakistan Ramzan special. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। टेलीविज़न हो, फिल्म हो, या फिर अब क्रिकेट भी हम कह सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत से इवेंट्स पे माशाल्लाह उनको देखा है कि जब वो सेलिब्रिटी लीग्स हो रही होती है ना, जिसमें टीम होती है उनकी, तो ही इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर। और मैं कहूँगा कि उनके बगैर वो टीम अधूरी है। वैसे तो हर बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है उस टीम में, आई मस्ट से दैट। लेकिन चलें, क्रिकेट के अलावा अगर हम उनके फिल्म की बात करें या करियर की बात करें, तो घूंघट से उन्होंने आगाज़ किया था। सैयद नूर साहब की फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने आगाज़ किया नौशहरा से इनका ताल्लुक़, और उसके बाद एक ऐसा सफ़र उनका शुरू हुआ कि जिसमें हमने देखा कि राइज एंड राइज एंड राइज माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई थिंक तमाम ही एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम किया और भरपूर अंदाज से किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो आपने बहुत टाइम पहले जैसा उनको देखा था, आज भी वो वैसे ही हाँ, दिख रहे ये होते बात हैं। अच्छा, तो ये यंग रहने का yes. राज क्या है, ये तो हम लाजमी Young, पूछ के fit रहेंगे। and यंग fresh. एंड फिट एंड फ्रेश, और उसी तरह से जबरदस्त काम। अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? इतना कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में। बाकी आपने कहना है कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते जो इस तरह के अभी तक हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है ना, आप यकीन करें मैं जहाँ जाता हूँ, ये सवाल अभी मैं आया हूँ पार्किंग में भी मुझे वो चौकीदार मिला, वो पठान था, खान तो वो समागा शानदे, मतलब तुम अभी भी वैसे ही हो माशाल्लाह। अब हमारा अलमिया ये है कि हमें किसी ने जवानी में देखा नहीं, बड़ा मतलब बड़ा बचपन में ही देखा है सबने। हम छोटे होते थे, इतनी इतनी दाढ़ी वाले कहते हैं हमने आपको देखा था। चलें यार। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है? अरे क्योंकि बहुत मेरे सारे साथ तो मेरा ख्याल है कि शायद किसी के साथ नहीं होता। मेरे साथ सलाम दुआ से पहले यही होता, अरे आपने तो लगता है स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। नहीं, लेकिन आपने शायद बचपन में ही काम शुरू किया होगा ना, तो वो भी आपके साथ ही बड़े हो रहे होंगे जो आपको। नहीं, वो ज्यादा बड़े हो गए ना, आप बचपन नहीं में हुए। नहीं किया। एक लाइक मैं कॉलेज गोइंग था उस वक्त,
तो अर्ली 2023 मेरा ख्याल है मेरी एज होगी तब मैंने स्टार्ट किया। Okay. तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुछ ख़ास करम है। प्लस ये है कि मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरी बड़ी ऑर्गेनिक लाइफ रूटीन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू वेकअप, और खाना भी घर का, वर्कआउट मैं लाजमी करता हूँ, तो शायद इस वजह से नहीं, पर अरबाज़ी की बड़ा अच्छा आप इस पर बात भी करें कि नॉर्मली ये होता है ना कि जब आप आपके लुक्स को लेके लोग सवाल करते हैं, पता नहीं इसने कौन सा प्रोसीजर करवा लिया है, पता नहीं इसने कौन सी सर्जरी करवा ली है, पता नहीं कौन से इंजेक्शंस लगवा लिए हैं। करवाया होता है उनका वैसे पता चल रहा होता है। हाँ, अच्छा, अगर करवाएं वो तो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन ये जो होता है ना कि अच्छा आपके सोने उठने की रूटीन, आपके वर्कआउट की रूटीन, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, पूरा एक आपकी ना रूटीन होती है जिसको आप मैनेज कर रहे होते हैं। लोग उस पर नहीं जाएंगे, सीधा कहेंगे आपका डॉक्टर कौन है। आपका डॉक्टर कौन है? तो मेरा डॉक्टर खुदा है। क्या बोलते हैं? माशाल्लाह। और ये है कि मैं समझता हूँ कि देखिए अब जो दुनिया में जिस तरह का एक रिवाइवल है ना ओवरऑल रिगार्डिंग एवरी डोमेन ऑफ लाइफ ना, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना अपने उस महवर की तरफ वापस जा रहे हैं। मतलब मैं देहाती हूँ बेसिकली, मेरा ताल्लुक नौशहरा से है, मेरा बचपन सारा देहात में गुजरा, तो वो जो हमारा लाइफस्टाइल था ना मुझे लगता है वही बेस्ट था, और उसी की तरफ जो अब जा रहा है तो उसी की बका है। मतलब बह के घर का खाना, मुशक्क़त करना, सुबह उठना, धूप देखना, धूप में काम करना और जल्दी सो जाना, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। आप करके देखें, आप रात की नींद करें, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी शफा रखी है कि आपकी सोच है। अगर हम समझ जाएं इस बात को तो अब तो बिला वजह लोग जो है ना सारी रात को जागते रहना उसको एक फैशन समझते हैं, दिन में सोना मतलब एक चीज़ जो कुदरत ने बनाई है कि आपकी बॉडी में जो इफेक्ट आता है वो रात की नींद में। आपका हर ऑर्गन अपने आप को ठीक करता रात के एक स्पेसिफिक आवर में। तो वो जब आप कुदरत के अगेंस्ट चलते हैं तो फिर आपका कोई भी सिस्टम सही नहीं चलता। अच्छा, लेकिन बालों के ना गिरने का क्या राज है? बिकॉज एक पोल्यूशन का भी तो एक अपना फैक्टर है, और हम तो खवातीन बाल हमारे गिर के बालों में कुछ किया ना आपने? नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि मैं देहात से हूँ, तो बचपन से वो वालदा जो थी ना बालों में तेल बहुत लगाती थी, मैं चिढ़ता भी था, लेकिन वो कहते नहीं तुम्हें लगाया करो। एक शायद वो एक बेसिक रीज़न है। ठीक है। प्लस मैं कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाता, इवन के सर्दियाँ भी हों तो बाल जो है ना मैं बड़े नॉर्मल पानी से धोता हूँ। सही। शैम्पू नहीं यूज़ करता, करते ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, और उल्टा लटकता हूँ ज़रूर दिन में 3-4 मिनट, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी में चलती है ना। तो ये आपने टिप दिया जी, अगर आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे हों और दिमाग अच्छा चले तो उल्टे लटके। बिल्कुल, ये तो मतलब है कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हुआ है। जो जो इंसान सजदा करता है और 5 वक्त, तो उसको तो बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ताला वैसे ही बचाता है। बेशक ऐसे ही है, और हम अक्सर देखते हैं इवन जिम में कि जब एक्सरसाइज हम कर लेते हैं तो कुछ देर हम ऐसे इंक्लाइंड पे लेटते हैं कि सर नीचे की तरफ हो जाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ जाए। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एक वाकया है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। एक आदमी गरीब था, साइकिल चलाता था, वो लगे कि अल्लाह मियां मुझे दौलत दे दे, दौलत दे दी, सारा कुछ आ गया, पैसा आ गया, बीमारियाँ आ गई। तो जब डॉक्टर के पास गए कि आप साइकिलिंग किया करें वो जिम में जाके वो इतनी कुछ गाड़ियां सारा कुछ घर पे खड़ा है, जिम में जाके साइकिल चलाता है। सही बात। तो वही काम जो वो पहले करता था उसके एवज उसने इतना अपनी सेहत को बिगाड़ा, पैसा तो बना लिया लेकिन फिर वही पैसा उसकी सेहत पे लगता है। वेरी ट्रू। कितनी माना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है। हेल्थ सबसे पहले है, हेल्थ सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है। और बाबूजी रमज़ान की रूटीन कैसी है, कितनी डिफरेंट है नॉर्मल रूटीन से? रमज़ान तो सबसे ज़्यादा वर्कहॉलिक होता है, बहुत मतलब काम होता है, क्योंकि दुनियावी काम के साथ साथ जो बुनियादी काम है वो भी होता है। इबादत और इबादत मैं कहता हूँ कि मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है रमज़ान, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन सको। तो मतलब ये एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, अगर हम चाहें अपने रब को मनाने के लिए तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं होता। और फिर इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो जो ताक रात है, एक शब कदर जिसे हम कहते हैं कि वो रात जो आखिरी अशरे में 5 रातों में से एक रात है, उसकी की गई इबादत जो है ना वो कई हज़ार साल की इबादतों से अफजल है। बेशक। तो रमज़ान तो मैं समझता हूँ कि तोहफा ही ऐसा कि जिसका हम जितना शुक्र अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। किस उम्र में रोज़ा रखा था सबसे पहला? कुछ पठान जाने थे रमज़ान जाने वो
हमारी एक तरबियत है बचपन से। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी रोज़ा छोड़ा होगा माशाल्लाह। और उसका एक नतीजा ये देखिए, मेरा जो छोटा बेटा है माशाल्लाह शायान, वो 12 साल का है और वो पिछले 4-5 साल से पूरे रोज़े रखता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये एक तरबियत है। तो जिन्होंने रखने उन्होंने सख्त गर्मियों में भी रखने, जिन्होंने नहीं रखने वो सख्त सर्दियों में भी नहीं रखने। ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट, एक माइंडसेट है। मतलब उसका मौसम से ताल्लुक नहीं है। यार घर का माहौल भी बड़ा मैटर करता है। आप, मैं यही कहूँगी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं वो ज़्यादातर होता है कि बच्चे पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, एक घर का माहौल होता है ना। तो वो घर का माहौल अगर बना होता है तो बच्चों में भी वो हैबिट, में तो खैर इसको हैबिट की क्या बात करनी है, जो फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ है वो आपकी आदत के तौर पे हो तो वो एक अलग बात है, बट फ़र्ज़ तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अब ये चीज़ें जो कुरान पाक में कितने हजार साल पहले अल्लाह पाक ने फरमा दी थी, वो अब साइंटिफिकली प्रूफ हो रही है। सर वजू से लेके नमाज एंड रोज़ा एंड एवरीथिंग कैसे उसका पूरी हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट है। सर पूरी दुनिया में उसको वो डिफरेंट, कोई फास्ट कहता है, कोई हिंदू उसको उपवास कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है तो आप हफ्ते में 4 दिन खाएं, 3 दिन ना खाएं। 3 दिन आप फास्टिंग करें। और देखें जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट इतना आम हुआ, ये इधर से ही आया ना, और कहाँ से उधर से आया। तो हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब जब कोई और हमें कहता है तो हम कहते हैं कि नहीं यार ये बात। अच्छा, वैसे रमज़ान में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जो यूजुअली वो फिट रहते हैं, लेकिन रमज़ान में वो कहते हैं हमारा वेट हमें नहीं पता गेन ही होता चला जाता है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? नहीं, और रमज़ान में जो लोग कहते हैं कि यार रमज़ान में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वो तो मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सी मिसकंसेप्शन है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है जब आप वर्कआउट करते हैं। और अब तो मौसम भी काफ़ी बेहतर है, मौसम है। तो मेरा ख्याल है कि वो ऐसा होता है कि आप सारा दिन मतलब रोज़ा होता है, रोज़ा खुलते ही जो है ना वो ऐसी वैसी चीज़ें आप खा लेते हैं, तली हुई पकौड़े हैं, समोसा। आप नहीं खाते? लेकिन मैं नहीं खाता, मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ। अच्छी बात ये है। वैसे सबसे अच्छी आदत होती है। तो वो यही होता है ना कि वो लगता है कि यार आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया तो जिस्म में जो है ना कुछ डेफिशिएंसीज हो गई हैं, वो इन पकौड़ा में चीज़ों कौन सा विटामिन नहीं है? से। और मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता है कि यार रमज़ान जो है ना इनके साथ कुछ इनका बिलफर्ज चीज़ें हैं कि ये नहीं होगा तो रोज़ा नहीं होगा। तो आज भी मतलब जब मैं अपने बच्चों को कभी रात को सोना, उन्होंने तो अमूमन माएँ या बाप बच्चों को चॉकलेट्स दे देते हैं, देते हैं। मैं हमेशा उनके सिराने खजूरें, कुछ बादाम, कुछ पिस्ता, कुछ इस तरह की चीज़ें रख देता हूँ, मतलब कि वो एक नेचुरल चीज़ कि मंचिंग करने भी है तो कि हेल्दी मंचिंग हो जाए। अब शयान के साथ कैसा ताल्लुक है? सख्त बाप हैं, बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा सा बताएं। आपके 2 बेटे? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा आर्यान है, छोटा शायान है। सर मुझे लगता है कि मैं बड़ा आइडियल बाप हूँ। ओके। वो इस तरह कि मैंने बड़ी फ्रेंडली बॉन्डिंग रखी है अपने बच्चों के साथ, और वो आज भी मुझे अपनी दिल की बात बहुत बिला झिझक बताते हैं, और ये अच्छी बात है। हाँ, कि बैरियर नहीं है कोई। नहीं है, मतलब है कि वो ठीक है, हमने भी वो दौर देखा है जब हम अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा डरते थे। आज भी कभी दिल की बात उनके सामने नहीं की, जैसे कि मैंने अक्सर कहा। तो फिर तो हाँ जी बिल्कुल। जब मैं एक्टिंग के लिए आया तो वो बड़े सहमे हुए थे कि यार ये एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने खुद मुझे नहीं कहा कि मेरे सामने एक्टिंग करो, अपने दोस्त को बोला कि इसका एक्टिंग टेस्ट लो। तो वो एक गैप रहता है। और फिर स्पेशली जब इन कम्स टू पठान फैमिलीज, तो मैंने उनके साथ बड़ी एक अपनी मतलब फ्रेंडली बॉन्डिंग रखी है। और मैं उनसे कहता हूँ बेटा आपके दिल में जो भी है ना आप मुझे बताया करो। अब उससे ये होता है कि वो काफ़ी बुराइयों से बच जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो बाहर वाली कोई भी उसको उस तरह से नहीं गाइड करेगा जो एक बाप कर सकता है। ऐसा ही है। तो मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। मेरा जितना बेस्ट टाइम उनके साथ गुजरता है, मुझे लगता है कि वही मेरी ज़िंदगी का असास है। माशाल्लाह। ख्वाहिश है कि दोनों बेटों में से कोई एक बाद में शोबिज़ में आए? सर छोटा तो बॉर्न एक्टर है। ओके। अच्छा। हाँ, बल्कि वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन है। उसकी व्लॉग्स जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ज़बरदस्त। बल्कि हम एक जगह रुके, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो एक फैमिली आई, तो वो आके शायान को कहती है हम आपके व्लॉग्स देते हैं। और आपने कहा मैं भी शायान हूँ की वजह से वो मुझे जान रहे थे। ओह वाह। तो मैंने कहा यार चलो अच्छी बात और है। एक बाप ही है जो इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। लेकिन ड्रामाज में क्यों नहीं एंट्री करवाते उनकी? अब असल में जो बड़ा है वो अभी ज़रा उसने अपनी अभी जो है ना A2 क्लियर किया है, और वो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है, मुझसे टॉल भी है। तो वो नहीं है, ही इज़ नॉट इनटू एक्टिंग, क्योंकि ये इनबॉर्न है ये तो। हाँ, एक्टर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट टू बी मेड, दे कैन नॉट बी मेड। तो वो मुझे लगता है कि उसका उतना उस तरफ जो है ना वो रुझान नहीं है। जो छोटा है उसका बहुत है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा बल्कि है। उसको मैं बोलता हूँ देखो तुमने अगर करना है तो
अपने आप को फिट करो। ओके तो वो अभी जो है ना वो काफ़ी मतलब वर्कआउट भी कर रहा है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो एक्टर बनेगा। ओके आपकी ख्वाहिश भी है और उसका अपना शौक भी है, जाहिर है। देखिए मैंने कभी भी उन पर ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि ये करना है ये नहीं करना। लेकिन समहाउ एक बाप की फीलिंग तो होती है ना बच्चों को सर लेकर। आप ना उनको बेटरली थोड़ा सा उनको एलेबोरेट कर दें कि हाँ, बेटा बाकी ये उन्हें देखो choose खुद करना है। ये है आपने जो भी करना है प्रायर टू दैट अपनी एजुकेशन आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाएं। तो वो जो छोटा वाला बेटा शायान वो पढ़ाई में भी अच्छा है या जी हाँ, बहुत बहुत ब्रिलियंट है Very nice. माशाल्लाह, बहुत तो ब्रिलियंट। ये तो बड़ी एक प्लस पॉइंट है, वरना अक्सर बच्चे जब एक्स्ट्रा करिकुलर जो खैर ये हमारा माइंडसेट भी है कि बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होगा तो हम कहते हैं पढ़ाई अच्छा मुतासिर पढ़ाई हो में तो जाएगी। मुतासिर होगी, पर बैलेंस करके बच्चे चल सकते हैं और टैलेंट है तो फिर वाकई पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। सर मुझे लगता है ना कि हमने जो एजुकेशन की वो हमारे एक मैथमेटिक्स के सर होते थे, वो इतना सख्त होते थे, हम थ्योरम्स याद करते थे जी, उनका टेस्ट हुआ करता था और जब नहीं होता था तो हमें बहुत सख्त सिवियरली पनिश करते थे। ओके अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं तो सोचते हैं कि यार वो पाइथागोरस थ्योरम्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो दुनिया में हमारी कहाँ पर्सनल इस्तेमाल लाइफ करने में हैं? कहाँ है, कसम से वो नहीं maths यूज ने हो तो रही बड़ा है। परेशान किया है सबको। तो मेरा एक ये नज़रिया है कि वो चीज़ें पढ़ाएं सिलेबस में जो कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कल काम आए। वेरी ट्रू। तो अब हम ठीक है, अब अपने बच्चों को दिखाते हैं 2 ज़रब 2 जमा 1 ये है वो है, कैलकुलेटर है, जस्ट सिंपली गो फॉर दैट। ये टाइम आप कहीं और लगा लेंगे और ये हो भी रहा है। और बाज़ गुफ्तगू जारी रखते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ना सिर्फ हम इनकी ज़रा सहरी और अफ्तारी की रूटीन जानेंगे। अफ्तारी उन्होंने बता दिया कि डायरेक्ट खाना खाते हैं वो, लेकिन उसके अलावा आजकल जब हम रूटीन की बात करते हैं, चूँकि हम देखते हैं ना ईद पे बहुत सी फिल्म रिलीज़ हो रही होती हैं, तो और कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। और एक रीसेंट प्रोजेक्ट जो कि इनका कुछ मंथ्स पहले एक निजी चैनल पर आया था, जो कि बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट था, जिनकी शादी उनकी शादी, हम उससे मुताल्लिक भी बात मैंने करेंगे। तो उसको थ्रू आउट मैंने फॉलो किया, इस पर लाजमी बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं और आपका हमारा फेवरेट ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी, ज़रा उस हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं। नाम इनका था जाजिम, मुझे याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर अब लोग जाजिम कहकर पुकारते हैं। जाजिम, तो ये तो एक कैरेक्टर की जीत होती है। तो वैसे वाकई ये मतलब वाकई जीत होती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत टाइम बाद ऐसे लगा जैसे आपका कमबैक था कि प्रॉपर कैरेक्टर रजिस्टर हुआ। जी हाँ बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि कमबैक था, क्योंकि ड्रामाज मैंने बहुत काफ़ी छोड़े हुए अरसे थे के बाद किया। तो उसमें ये था कि सैफ़ी हसन साहब बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, भाई हैं बड़े, वालिद साहब के साथ उनका बहुत प्यार है, उससे पहले भी उनके साथ 2-3 सीरियल्स कर चुके हैं। तो वालिद साहब को उन्होंने बोला कि यार अगर अरबाज करना चाहे तो मेरी बात हुई, कहने लगे यार इस तरह का है, मुझे लगा बड़ा यूनिक सा ना, और मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि वो था भी बड़ा फिल्मिक। आप देखें ना वो उसकी वो फील नहीं आती, ड्रामे वाली फील नहीं, ड्रामे वाली फील ही नहीं थी, वाज लाइक लार्जर देन लाइफ। और फिर उसमें VFX था, फिर जो मेरा एक मेकओवर था वो बहुत डिफरेंट था। बिल्कुल। तो हमने किया और बड़ा अच्छा लगा। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि यार ये इतना ज़्यादा वायरल होगा, क्योंकि फैमिलीज़ में, ख़वातीन में, बच्चों में बहुत ज़्यादा बहुत डिफरेंट था। देखें अरबाज, ये भी है कि हम हर तरफ जो है वो एक ही तरह की स्टोरीज देख रहे होते हैं, तो कोई एक ऐसी स्टोरी जब मिल जाए या ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो डिफरेंट लग रहे हों तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसका वो वाला एक सीन था कि प्रॉपर हॉरर भी नहीं था, लेकिन एक लाइट हार्टेड सा ड्रामा था जिसको लोगों ने पसंद प्लस थोड़ा सा हॉरर था, और शूट बड़े डिफरेंटली अंदाज से हुआ और था। मरी में हुआ ज़्यादा। हाँ जी, मरी में हमने शूट किया था, और जो इतना हमारा पोर्शन था ना वो जो जिनों वाला था, और वो बड़ी खूबसूरत आपने देखी वो बस्तियाँ, वो VFX पे शूट हुआ था। ओके। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। तो अच्छा, चैलेंजिंग था ये वाला रोल? एक तो बहुत टाइम के बाद कमबैक, एक्टर तो हमेशा एक्टर ही रहता है, बट ऑब्वियसली कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं ना, तो ये क्या चैलेंजिंग था थोड़ा? बिकॉज बड़ा डिफरेंट था। बिल्कुल चैलेंजिंग था, और क्योंकि नेगेटिव था, और बाकी जो एक ड्रामा था वो एक बड़ा एक स्मूथली चल रहा होता है ना, वो एक ही टाइप के कैरेक्टर चल रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू एक कैरेक्टर ऐसा आता है कि जो हर तरफ जो ना वो तबाही फैला रहा है। तो वो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा लोगों को भी, और
चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि बड़े अरसे बाद टेलीविज़न में कर रहा था, क्योंकि नॉर्मली जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को फिल्म से टेलीविज़न, तो अमूमन लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा फिल्मिक था और ये और वो था, तो उस चीज़ को कैरी करना तो वो शायद बड़ा मुश्किल था। पर ये डर था आपको, इट्स अ डिफरेंट वन, स्टोरी इज़ डिफरेंट, कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा लोगों का? जी हाँ, बिल्कुल मुझे था, लेकिन ये कि मुझे लगा कि यार ठीक है, क्या हॉरर होगा, मतलब ठीक है, आजकल कौन लोग इन तरह जिन्नों को और इस तरह वो करते हैं, लेकिन थैंक्स टू गॉड के वो बड़ा ज़्यादा लोगों में पसंद हुआ, बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया, और आज जब भी कहीं मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं जाजिम आ गया। नहीं, वो इस वजह से भी कि देखें बच्चों के लिए भी तो एंटरटेनमेंट क्या है अब टीवी के पर्सपेक्टिव मेरे से, बड़ों अपने वाले ड्रामे भांजे सारे। भांजियाँ जो बाहर थे वो अभी पिछले दिनों यहाँ आए, तो मेरी बहनों ने मुझे वहाँ से वीडियो कॉल की और बच्चे डर रहे थे मुझसे बात करने से। अल्लाह, He is the Jazim, he is the that bad man. I said, I'm not a bad man यार, I'm your मामू। तो अच्छा, सहर के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा काम करने का? अरसलान थे, उनके साथ आपने काम किया, वहाज, थोड़ा सा कास्ट के बारे में बताइए। yeah, they were all very fantastic, very collaborating, और बड़ा अच्छा लगा। बल्कि वहाज के साथ मुझे वहाज ने बाद में बताया कि सर आप वहाँ पर एवेन्यू स्टूडियोज़ में शूटिंग किया करते थे, तो मैं आपको देखता था, वो तब वहाँ पर जॉब करते थे। ओके, मैं कहा यार आई नेवर न्यू दैट, तो वो कहता सर मैं आता था आपके आई पास। बिलीव ही वाज द एडिटर एट दैट टाइम। हाँ जी बिल्कुल, तो इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और वेरी, देखे ना कितना माशाल्लाह ग्रो किया उन्होंने, किस तरह से अपने आप को प्रूव किया अपने स्किल को। तो बड़ा अच्छा लगा। बाकी सहर और रोमैसा एंड ऑल दी वेरी नाइस, मतलब बड़े बड़े पैशनेट थे, बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग थे। और एक और थी जो जिब्रान थे, जिब्रान के साथ जो थी तमकिनत। तमकिनत, या तो वो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये probably this is the first drama जिसमें हमने इतने ज़्यादा ऐसे लोग देखे, बिकॉज एक जो टीवी के ऑलरेडी लोग काम करते हैं, फिर जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होती है और उनका इकट्ठा हम इस तरह साथ देख रहे होते हैं, तो वाकई वो बड़ा अच्छा उसका एक हमें रिजल्ट नजर भी आया। रोमैसा ने फिल्म की है, हाँ। एंड देन ऑब्वियसली उस लिहाज से बट तमकिनत भी देख लें, अरसलान कम काम कितना किया अच्छा, है ना? हाँ कम काम किया, लेकिन मैं कहूँगी बड़े अच्छा, वो जो आप बहुत लोगों की अच्छा। ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी शायद वही रिफ्लेक्ट हो रही थी ऑन स्क्रीन, की लोग भी बड़ा उस Yeah. केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे थे। यही था क्योंकि एक आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों में इतना ज़्यादा वो ना हो, मतलब वो लोग देखें कि समहाउ एक प्रेजेंस हो, एक एक्नॉलेजमेंट हो कि ये है, लेकिन इतने अरसे बाद और फिर इस तरह से आना, वो हमारा जो आना था, और दैट वाज वेरी फैंटास्टिक, तो पीपल रियली लाइक दैट। अच्छा, ये तो ज़रा ड्रामे की हम बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा बताएं, चूँकि हम अक्सर देखते हैं ना कि ईद पे ज़्यादा फिल्म्स आ रही होती हैं, और पश्तो फिल्म्स चूँकि आपने ज़्यादा काम उसमें किया भी है, अभी चल रहा है पश्तो फिल्म में भी आपका इस वक्त कोई प्रोजेक्ट? बिल्कुल चल रहा है, लेकिन उस तरह से उसकी वो पेस नहीं रही। Okay. हाँ, तो लेकिन है थोड़ा बहुत चल रहा है। ओके, अभी ईद पर है, दो प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी शूटिंग अभी हम राइट। ज़्यादा इन्जॉय ओवरऑल जितना आपने काम किया अरबाज भाई, वो चाहे पश्तो फिल्म्स हैं, उर्दू फिल्म्स हैं, अब ड्रामा या उससे पहले भी ड्रामा, ज़्यादा इन्जॉय क्या किया है? आई ऑलवेज एंजॉयड फिल्म। ओके, हाँ, फिल्म हमेशा से जो है ना मेरा पैशन रहा है, और यही वजह थी कि जब 2001-2 में जब बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि लाहौर वाज द हब, तो मोस्टली जितने हमारे एक्टर्स थे वो माइग्रेट कर गए थे कराची, टेलीविज़न पे उन्होंने काम किया, मैं नहीं गया। ओके, मैं इधर ही रहा। फिर पश्तो फिल्म शुरू हो गई। मुझे लगता है कि यार वो लाइक एक लार्जर कैनवस है विच इज़ लार्जर देन लाइफ, और मतलब और फिर वो जो एक बेसिक ऑर्गेनिक सिनेमा होता था ना, वो मैं बहुत मिस करता हूँ। अब तो थिएटर्स घरों में बन गए हैं, OT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मोबाइल फ्री स्क्रीन्स पर देखते हैं, लेकिन जो एक मज़ा और जो एक ऑरा होता था एक्टर का फिल्म स्क्रीन पर सिनेमा में, वो अब नहीं रहा। वो अब नहीं रहा। तो वो एक बड़ी जेन्युइन फैन फॉलोइंग तब होती थी कि आप स्पेशली जाना, लाइन में आपने खड़े होकर टिकट लेना। अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, ना सिनेमा के अंदर कोई शोर शराबा होता है, ना कोई हल्ला गुल्ला होता है, तो वो बड़ी वो चीज़ आप मिस करते हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म्स ने वैसे ओवरऑल मुतासिर किया है इन व्हाट वे? सर देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम ना इस दुनिया को इफ़ वी डिवाइड इनटू टू सेक्शंस लाइक प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, तो ये दो दुनिया है। प्री कोविड दुनिया कुछ और तरह थी, हमारी सोशलिज्म, हमारा मिलना जुलना, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हर चीज़ चेंज हो गई है, दुनिया चेंज हो गई, वर्चुअल हो गई है ज़्यादा। मतलब है कि पहले एक रिवायत होती थी कि अगर किसी के घर गम हुआ है तो आप जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, खुशी है तो कार्ड्स बनते थे शादियों के, आप देने जाते थे। अब तो ई सिंपल कार्ड्स आप मैसेज करते हैं, कंग्रेचुलेशन एंड वेरी सैड टू। अब अफसोस भी मैसेज पे है और मुबारकबाद भी मैसेज पे। अब लोग जो है ना वो उस तरह तरद्दुद नहीं करते कि घरों से निकलें, यार कौन जाए किधर, ये है, बट ठीक है
हम देख लेंगे। इवन टेलीविजन ड्रामास को आप देख लें, वो उसके अपने जो ऑन एयर टाइम होता है यूट्यूब पे देखे जा रहे होते हैं, या मतलब अब तो बड़ा मुश्किल ही होता है वैसे कि हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट जब टाइम आपके पे पास कोई फ्री देखे। टाइम है जनाब, आपने वो कर लिया, तो दुनिया बहुत इजी गोइंग हो गई है। और मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड के बाद ना जो सिनेमा है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। क्या हम हॉलीवुड की बात करें, क्या बॉलीवुड की बात करें, क्या और ये बॉलीवुड क्या की- वाकई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से हुआ? बिल्कुल, देखें मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि पहले एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग होती थी, एक क्रेज़ होता था कि यार हमने हीरो को देखना है। उसके लिए आप जाते थे घर से स्पेशली निकल कर सिनेमा हॉल में, और जनाब जब आपका हीरो आना आपने एक शोर मचाना। क्या बात। अब हर बंदा खुद का हीरो है। आप देख सकते हैं कि ओटी प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडियाज़ पे किस तरह के लोग बैठे होते हैं, नो मैटर के वो क्या कंटेंट दे रहे हैं, बट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे आर मेकिंग मिलियंस। And दे they थिंक have यार views. हमसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। और जिस तरह का वो कंटेंट दे रहे हैं उन पर तो दुख है ही, लेकिन ज़्यादा दुख उन लोगों पर है जो उनको फॉलो करते हैं। सही बात है, वो जो कंज्यूम मुझे कर रहे हैं दुख होता है कि हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है। अब इसमें ज़ाहिर है कुछ ऐसे भी हैं कंटेंट क्रिएटर्स जो कि बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उनका ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, बट ये वेरी राइटली सेड कि कुछ ऐसा कंटेंट है, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा है कि जो कि मीनिंगफुल नहीं है, पर्पसफुल नहीं है, absurd कंटेंट है, उसमें ऐसी गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज का चुनाव कि जिस पे आपको दुख तकलीफ होती है। बच्चे क्या किसी को नहीं देखना चाहिए, हम हाँ, हमेशा कहते लेकिन हैं वो जो अच्छा ये उन्होंने बात content की ना, ज़्यादा तकलीफ उस बात पे जो कंजम्पशन हो रही है उसकी, तकलीफ इस बात पे कंजम्पशन हो रही है। कंजम्पशन हो रही है सर। आप देखिए ना, तो वो जो दे मेकिंग मिलियंस, तो वो समझता है कि हमसे बड़ा तो सेलिब्रिटी कोई नहीं है। हु केयर्स कि यार एक लेगेसी एक एक्टर की जिसने कि 40 साल या 50 साल एक पूरी जिंदगी दी है फील्ड को उसने जी। दिए स्टिल। लेकिन एक चीज़ है सर, वो जैसे एक जितनी जल्दी ये लोग ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। और एक एक्टर जिसने कि एक 40 साल मेहनत की, 50 साल उसकी एक लेगेसी है, आज भी जब उसकी प्रेजेंस आती है ना No तो doubt, दैट मैटर्स। no लोग doubt। रुकते हैं कि नहीं यार। एक ऑरा में फर्क होता है, रेपुटेशन में रेपुटेशन तो इतना फर्क है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि आपने किसको किस जगह बुलाना है, लेकिन ऑब्वियसली हम तमाम इन्फ्लुएंसर्स के, क्योंकि अब दौर बदल रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सामने आ रहे हैं, नई हमारे सामने फील्ड्स भी आएंगी, तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट स्टिल जो लोग ये टिकटॉक लाइव एंड ऑल दैट, जो इस तरह का कंटेंट है जो कि होना ही नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली, उसको हम कंडेम करते हैं। बल्कि हमारे केपीके में हमारे जो अभी सीपी साहब से सईद साहब, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था जितना ये वेयर्ड कंटेंट के I बारे remember में, that, और yes. जितने ये थे कंटेस्टेंट्स या जितने भी ये थे उनके खिलाफ बड़ा बहुत strict action severely हुआ है, क्रैकडाउन yes. किया था। तो मुझे लगता है कि नेशनल होना लेवल चाहिए। पर जो है ना इस तरह का कुछ होना चाहिए। आई थिंक वो दोनों लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे जाहिर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और एक जो आपने पहले बात की ना, खुद भी हमें अपना एहतसाब करना है कि अच्छा हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या कंज्यूम हो रहा है। जिस तरह देखें, आपने बच्चों की बात की, अब वो शेयर करते हैं आपसे, आप जब बच्चों से कनेक्टेड होते हैं, पता होता है बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, आप उन्हें बताते हैं सही गलत का, तो बच्चे उस तरह कंज्यूम नहीं करते। यू वर आस्किंग समथिंग। हाँ, अरबाज, अभी जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि ठीक है दौर बदल रहा होता है, तो आपको अपने आप को उस दौर के हिसाब से ढालना भी होता है। मैं अनएथिकल, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात है, बट एथिकली अगर देखा जाए तो क्या आपको भी ये चैलेंज काफ़ी फील हुआ कि या काफ़ी सीनियर एक्टर्स हमारे जो थे, हमने उनको देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो गायब होना शुरू हो गए? उसकी वजह यह है कि लोगों का रुझान सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया, और जो हमारे सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जो कि अब की जनरेशन, जो न्यू स्टार्स, जिन्होंने फ़ौरन से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या उससे भी सप्रेस हुए हमारे सीनियर एक्टर्स जो हमारे स्टार्स थे? और फिर शायद जो देखिए, हमारी मुझे- जेन जी है वो ये कहते हैं कि फिर वो ब्लेम करते हैं हमें आके नहीं, कि मुझे लगता है कि सोशल जैसे मीडिया गलत है। हमारे बहुत सीनियर एक्टर्स जो स्टिल हयात हैं, हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको उस तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया गया बाद में। मतलब है कि जब जो फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने जब फिल्म बनाना शुरू की, तो उनको चाहिए था कि वो एक सीनियर्स प्लस कुछ न्यू कमर्स की कोलैबोरेशन के साथ फिल्म्स बनाते हैं, जो कि कुछ हुआ है और उन फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। बाद में जब कुछ ऐसा फिर एक एरा आया कि उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया, जब उनसे ये कहा भी गया कि आप थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया पे इन करें, तो मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने देखा कि यार ओवरऑल क्या हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को कहा कि नहीं यार, मुझे बेहतर है कि मैं पर्दे पे रहूं रादर देन कि मैं इस तरह का जो कंटेंट करूं, या मुझे सूट नहीं करता। मेरा एक नाम है, मेरी एक लेगेसी है, मैंने इतने साल काम किया और बड़े संजीदगी से काम किया, लाइक आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ द पीपल, तो आई जस्ट डोंट वांट टू बी स्पॉइल्ड। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। दैट्स गुड। और फिर जिस तरह आप देख सकते हैं दूसरे ममालिक में जो सीनियर्स हैं, उनको
उस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते नहीं हैं। मतलब इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं मिलते, सही पड़ोसी बात है। ममालिक में जो सीनियर एक्टर्स हैं वो टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट, अब उस तरह के प्रोग्राम या तो डिज़ाइन हो उनके लिए, तो फिर बात बने। वेरी ट्रू। क्रिकेट से बहुत ज़्यादा शौक आपका रहा है, कभी सोचा था प्रोफेशनली ग्रीन शर्ट्स रिप्रेजेंट करें टीम को? ये ख्वाहिश मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं क्रिकेटर होता। ओके, उसकी रीज़न ये है कि लाइक बहुत मुझे शौक है क्रिकेट का। कॉलेज स्कूल स्टैंडर्ड से लेके फिर कॉलेज में, फिर मैं इवन जब इंडस्ट्री में आया, हमारी इंडस्ट्री की एक टीम है और मैं हमेशा से उसका पार्ट रहा। हमेशा पार्ट है उसका। आजकल जब भी कोई लीग होती है तो आप वाली बात कि मैं हमेशा वहाँ नज़र आते हैं। तो एक अच्छी एक्टिविटी है, एक फिज़िकल अच्छी एक्टिविटी है। फिर ये कि अब क्योंकि उस तरह की शोबिज़ एक्टिविटीज़ होती नहीं है तो दोस्तों से एक ग्राउंड में मुलाकात हो जाती है। बट कोई ऐसा एक्टर जो कि अभी नहीं है इस टीम में, बट आपकी ख्वाहिश है कि वो एक्टर भी आपकी इस टीम में हो, हु वुड दैट वन बी? मेरा ख्याल है कि सभी हैं तकरीबन, सभी खेलते जो हैं, अच्छा खेलते हैं वो सब है टीम में। सभी खेलते हैं यार। ओके, नहीं, कभी अगर ऐसा होता है कि कुछ मसरूफियत की वजह से अगर वो नहीं आ सके, लेकिन ये कि अमूमन तकरीबन सभी खेलते हैं। चूँकि आपने तकरीबन तमाम एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जितनी हमारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, रेशम हो, मीरा जी हो, सबके साथ काम किया, सबसे ज़्यादा काम करने की जो एक आप कहते हैं ना आप इंजॉय करते हैं, यू नो, गुड वर्किंग रिलेशनशिप, वो किसके साथ रहा? मैंने देखे ज़्यादातर जो काम किया वो रेशम के साथ और नूर के साथ मेरी 3-4 फिल्में थी। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा जो मज़ा आया वो नूर के साथ मैंने काफ़ी मुझे काम करने का अच्छा लगा। मतलब इज़ वेरी वेरी मतलब है कि टैलेंटेड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और क्योंकि हम एक एज ग्रुप के भी थे, लाइक वो मुझसे जूनियर थी, रेशम सीनियर थी, तो शायद वो भी एक रिस्पेक्ट का एक वो था एलिमेंट। तो मुझे लगता है कि नूर वाज लाइक अ बेटर कुलीग टू मी। रेशम जी के साथ दोस्ती है हाँ जी, बरकरार? नहीं वो अच्छा, ये हमने देखा आपने कितने अच्छे वे में जब हमें एक सवाल रखा तो आपने उसे एलैबोरेट किया। नॉर्मली अरबाज़ में देखते हैं बहुत से इंटरव्यूज़ में, बहुत से पॉडकास्ट में, बहुत से ऐसे हमारे आजकल शोज़ हो रहे हैं जिसमें जब भी एक्टर्स या इवन एक सिंगल एक्टर भी बैठा होता है, जो माजी की बात हो रही होती है, किसी एक्सपीरियंस की बात होती है, किसी प्रोजेक्ट की बात होती है, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस सामने उठाए जाते हैं, बहुत पर्सनल बातें सामने लाई जाती हैं, जो कि कई साल पहले एक अगर इंसिडेंट हुआ भी था तो वो हो गया ना उस वक्त में 20 साल पहले। लेकिन लोग जानना चाहते हैं ना। नहीं, why people want to know? वो 20 साल पुरानी किसी बात को क्यों? अच्छा नहीं, और फिर जबकि आप समझ रहे हैं कि वो अभी हैप्पीली मैरिड है, उनकी एक लाइफ चल रही है, तो ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है। बड़े सीनियर लोग इस तरह की बात करते हैं। ये क्या रवैया है? ये बात सही है कि किसी की पर्सनल लाइफ, स्पेशली मैरिड लाइफ देखा है कि वो खराब होती है। मतलब एक बात हो गई है बस, ठीक है, वो एक एरा और था, अब कुछ और दौर है। तो अभी भी हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि उन हीरोइंस की कुछ क्लिप्स चला देते हैं जो कि दे हैव क्विट, अब माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड है, उनकी एक फैमिली है। अच्छा, तो उन्होंने मैं रिक्वेस्ट उनको भी की होती है अक्सर बुरे में। तरीके से उसको पोज करता हूँ और उनको कमेंट करता हूँ कि भाई अब ये ऐसा ना करें। देखिए, अगर किसी ने एक चीज़ से खुद कहा है कि अब मैं नहीं करना चाह रहा है और खुद कहा है कि मेरे आप क्लिप्स यूज़ ना करें, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। प्लस ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि सीनियर हो, जूनियर हो, जिस भी आप एज में है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी के बारे में भी, उसके कैरेक्टर के बारे में, किसी के इंसिडेंट के बारे में कोई राय दे देना, किसी के कोई बात पास्ट कर के देना, बारे में सबसे बड़ी बात जाती मत सामने इख्तिलाफात लाएं। की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मतलब होनी मेरा चाहिए। अगर काम किसी पे के- बात करें, काम पे बात करें, हाँ, अगर आप किसी के उस पे अपने इख्तिलाफ रखते हैं, काम पे बात करें, और अगर आपको किसी को मात देनी है तो अपने काम से दें। काम से दें। और वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक मोर देन लाउडर देन वर्ड। यस, तो अपने एक्शंस को इतना स्ट्रॉन्ग करें। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी अरबाज़ भी हम अक्सर ही देखते हैं कि बहुत से हमारे सोशल मीडिया पे स्पेशली जो बहुत एक्टिव हैं स्टार्स, चाहे वो फिल्म और ड्रामा के हों, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनकी तारीफ जब की जा रही तो दे आर वेरी हैप्पी, बड़ा शेयर करेंगे उसको, चैरिश करेंगे उसको, अपने व्यूज़ एंड एवरीथिंग को। अगर किसी ने किसी काम से मुतालिक अपना कमेंट दिया, मैं उन कमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि तहजीब के दायरे के कमेंट्स हैं, मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा कि किसी ने अगर आप कोई गलत लैंग्वेज यूज़ किया, वो तो हम कंडेम करते हैं। बट अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ भी किया है किसी को, किसी के काम को लेके, कैरेक्टर को लेके, अच्छा आपने जो प्ले किया हमें नहीं अच्छा लगा, आपने डिस्प्लेयर का इजहार था, आपने कर दिया, उस पर आगे से कहते हैं जी आप हैं कौन, और आप मतलब आप हैं ही कौन, मतलब यहाँ तक जुमला आ जाता है। अगर आप चेरिश कर रहे थे किसी को, किसी ने आपको पसंद किया है, तो अगर किसी ने नहीं पसंद किया तो उसको एडमिट क्यों नहीं करना? सर, ये एक जनरॉसिटी होनी चाहिए, इतना एक फरागदिली होनी चाहिए, और जब आप क्रिटिसाइज करते हैं
तो यू शुड बी रेडी टू टेक द क्रिटिसिज्म Absolutely. ऑल्सो। और एक क्रिटिसिज्म होता है जो कि एक इस्लाह तनकीद बरा इस्लाह, तो अगर उस तरह का एक जस्टिफाइड है तो डेफिनेटली उसको आप ऑन करें कि हाँ यार अच्छा, वो जो कमेटी जिसकी शुएब बात कर रहे हैं, वो जो कमेटी होती है, ड्रामा कमेटी बैठी होती है, तो वो क्या जिनकी शादी उनकी शादी पे क्रिटिसाइज तो नहीं किया था? वैसे मैंने अच्छे ही नहीं, मैंने तो कुछ अच्छे रिव्यूज सुने नहीं नहीं, वो आपके अच्छे थे। मैं तो अभी रिसेंटली मुझे अब नाम भूल गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ है कि क्या वो वाकई ये सारा देखते होंगे? नहीं, मेरा सवाल ये है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो 4 लोग बैठ के 15 ड्रामास एक साथ देख रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो और वो भी के एक एक सीन, और उसमें एक ड्रामे में एक एक कैरेक्टर का उन्होंने एनालिसिस किया हुआ होता है। अच्छा, मुझे लगता है सारा स्क्रिप्टेड होता है, मुझे लगता है, क्योंकि देखें जब तक आप एक कम्प्लीटली और फिर इतने सीनियर लोग जब तक आप उसको खुद व्यू नहीं करते, देखते नहीं है, तो हाउ कैन यू जस्ट। अच्छा नहीं, मुझे लगता है देखते तो होंगे, हम तो 2 ड्रामास फॉलो नहीं कर, मैं तो 2 देख रही होती हूँ, वो भी मुझे क्योंकि और काम भी करना होता है ना। लेकिन काम वो भी कर रहे होते हैं, मतलब शूट कर रहे होते हैं, मतलब उनमें से एक तो मॉर्निंग शो भी करती हैं। बहरहाल फिर वो ये भी एक पॉइंट आता है कि वो इतने सीनियर हैं कि वो एक ग्लिम्स देख के ही बता देते हैं कि यार ठीक है, ये कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक भी होगा किसी हद तक, क्योंकि मैंने जितने रिव्यूज़ देखे, और स्पेशली जब वो जिनकी शादी उनकी शादी के रिगार्डिंग थे और रिगार्डिंग जाजिम, तो वो बड़े अच्छे थे। अच्छे थे वो, हाँ वो अच्छे थे, मैंने भी देखे थे। तो देखिए अच्छे बुरे दोनों होते हैं कमेंट्स, इट्स फाइन। मुझे लगता है कि देखते होंगे ड्रामे, मुझे लगता है वो फिर आपके ऊपर है कि आपको उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, मतलब ये भी There है you ना। go. लेकिन स्टीरियोटाइपनेस है हमारे ड्रामाज में, वो है बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको लगता है कि वही चेहरे हैं और वही स्क्रिप्ट्स हैं अमूमन, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और ये इसकी रीज़न भी यही थी जिनकी शादी, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक, बहुत यूनिक था। कोई और ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अभी पाइपलाइन में हो डिफरेंट? जी हाँ बिल्कुल, अभी एक आ रहा है मैडम संगीता का है, और उसमें भी बड़ा यूनिक है, की जाना मैं कौन। ओके, पंजाबी एक सीरियल है। ओके, और पहले उसका नाम बुल्ला था, अब उन्होंने मेरा ख्याल चेंज कर दिया। ऑलराइट। तो एंड व्हाट कैरेक्टर आर यू प्लेइंग? उसमें भी नेगेटिव है। कैन यू बिलीव कि मैंने जितने सीरियल्स किए हैं अपने, शायद व्यूअर्स को पता हो, आपको बेटी एक होता था सीरियल, मैंने किया था बैक इन 90s। फिर एक और था, आई डोंट नो रिमेंबर द नेम, उसमें मोस्टली जो है ना मैंने नेगेटिव ही किए हैं। पता नहीं क्यों मुझे ड्रामा में उन्होंने नेगेटिव ही इतना इनोसेंट फेस, इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे अरबाज खान में नेगेटिव रोल देख लेना। वो मैं उन्होंने कहा यार इतना, मैं वो एक ड्रामा आ रहा है उसमें मैं एक जिन, उन्होंने कहा एड्डा सोना जिन। एड्डा सोना साडा मेहमान। और बाबी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट हैविंग यू, इट्स ऑलवेज प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक जरूर दीजिएगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सेगमेंट स्पेशली एंड ओवरऑल द शो। अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।